बीए बीएड 4th ईयर और बीएससी बीएड 4th ईयर और बीएड 1st ईयर में ये सब्जेक्ट संकाय एवं विषयों की समझ के रूप में चल रहा है। और उसी में जैसे जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ वो हमारे पेडागोजी शिक्षण शास्त्र से भी संबंधित है, जिसमें बीए बीएड 3rd ईयर 4th ईयर भी और बीएससी बीएड 3rd ईयर 4th ईयर और 1st ईयर 2nd ईयर बीएड भी, जिसमें जिनके पास भी हिंदी अंग्रेजी जो भी टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं उनमें जहाँ ये शिक्षण विधियाँ काम आती हैं, जैसे कहानी विधि में पढ़ाऊंगी तो हिंदी से संबंधित है, अंग्रेजी से संबंधित है, संस्कृत से संबंधित है, कहीं कहानी विधि में एसएस में भी वो काम आ जाती है, कोई टॉपिक होते हैं जो कहानी विधि से पढ़ाए जा सकते हैं। इस दृष्टि से जहाँ ऑल टीचिंग सब्जेक्ट्स में ये मेथड्स काम आएंगी तो वहाँ भी हमें इसका अध्ययन करना है। तो इसी दृष्टि से हमें इन सब क्लासों को ध्यान में रखते हुए इसका जो कहानी विधि जैसे जो प्रकरण मैं पढ़ा रही हूँ उसका अध्ययन हमें करना है। इससे पहले भी मैंने कहानी विधि के बारे में थोड़ा पढ़ा दिया है, आज और बता देते हैं। कहानी विधि जैसे कि ये मैं बता ही चुकी हूँ कि हम शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे हैं। शिक्षण विधियाँ और शिक्षण विधियाँ हमारे सभी टीचिंग सब्जेक्ट्स में जैसे जो भी हमारा प्रकरण होता है उसके अनुसार हमें काम में लेनी होती हैं। और शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा फिर भी बता रही हूँ। जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ाने में किस तरह से हम और अधिक अच्छा बालकों को सिखा सकते हैं। कोई भी जो प्रकरण हमने लिया है, टॉपिक लिया है पढ़ाने के लिए, वह किस माध्यम से किस दृष्टि से अच्छा और अच्छा या कहें प्रभावी रूप से बालक जिससे सीख सकते हैं, इस तरह की मेथड्स हमें काम में लेनी होती हैं। और इसी दृष्टि से इसी प्रकार की विधियों का हमें प्रयोग करना होता है, अर्थात जो शिक्षण कार्य में सहायक होती हैं, शिक्षण को प्रभावी बनाती हैं, ऐसी विधियां ही क्या हैं? शिक्षण विधियां होती हैं। तो इसी दृष्टि से अब हम कहानी विधि का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कई प्रकरण होते हैं, जैसे कहें कि रामायण है, महाभारत है, ऐसी का टॉपिक इनके टॉपिक पढ़ाने के लिए भी कहानी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। अब कहानी एक ऐसा आख्यान होता है जो छोटा भी है, छोटा होता है, आराम से बैठकर भी पढ़ा जा सकता है और इसके माध्यम से शिक्षण कार्य करवाने से बालक इसमें रुचि लेते हैं और रुचि लेकर अपने विषय को पढ़ते हैं। मनोरंजन भी कहानी के माध्यम से हो पाता है, तो मनोरंजक ढंग से भी वह अपने टॉपिक को सीख पाते हैं। इस दृष्टि से कहानी विधि को भी एक प्रभावी शिक्षण विधि के रूप में माना जाता है। इससे पहले हमने कहानी विधि की विशेषताएं, गुण वगैरह हमने पढ़ लिए हैं कि जैसे यह विधि है छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने में भी मदद करती है। जैसे बालक अपने विचारों को, भावों को व्यक्त कर पाने में कहीं कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं तो कहानी विधि के शिक्षण के माध्यम से वो इस तरह से अपने भावों को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं, कहानी के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर पाने में अभ्यस्त हो जाते हैं। कहानी के द्वारा ही वो अपनी जिज्ञासा को भी प्राप्त करने में सफल हो पाते हैं। इसी दृष्टि से कहानी विधि को एक प्रभावी शिक्षण विधि के रूप में गिना जाता है या माना जाता है। जस्टिस महोदय हैं, इन्होंने भी बताया है कि बालकों में नैतिक गुणों का विकास कहानी विधि के माध्यम से किया जाना अपेक्षाकृत सरल होता है, क्योंकि बालक भी कहानियाँ लिखते हैं, लिखी हुई कहानियों को पढ़ते भी हैं किस तरह की, क्योंकि वो अपने विचारों को कहानी के माध्यम से एक छोटे से कहानी के रूप के माध्यम से ही बताते हैं। तो इस आधार पे वो अपने विचारों को लिख भी सकेंगे, तो कहानी के माध्यम से वो अपने विचारों को लिख भी पाते हैं, व्यक्त भी कर पाते हैं। और कई तरह की कहानियों को सुनते हैं
और उनमें किस तरह के पात्र अभिनय करते हैं, कि किस तरह के पात्र उनके सामने आते हैं, या किस तरह के पात्रों के विचारों को सुनते हैं, उनके चरित्र को सुनते हैं कि किस तरह से कहानी के जो पात्र हैं क्या किस तरह का कार्य कर रहे हैं। उसी दृष्टि से जैसे बालकों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, अच्छे युग पुरुष महापुरुषों से उनको परिचित करवाया जाता है, तो इस दृष्टि से बालक उन्हीं के अनुसार अपने आप को भी बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसी दृष्टि से उनमें नैतिक गुणों का विकास भी कहानी के माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की नैतिक पुरुषों से संबंधित कहानियाँ वो पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और उनके कार्यों का स्वतः ही बालकों पर प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में उनके अनुकरण को करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जिससे वे अपना चरित्र उसी के अनुसार बनाने का प्रयास करते हैं। अब कहानी विधि जो कि एक कला है, एक विशेष कला के रूप में इसे माना जाता है, तो शिक्षक कहानी कहने के लिए शिक्षक को भी एक तरह से ये कहा जाए कि पूर्ण अभ्यस्त होना चाहिए इस कला में, तभी वह कहानी कला के माध्यम से या कहानी विधि के माध्यम से अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकता है। अब कहानी का प्रयोग जो शिक्षा की दृष्टि से या कहें कि शैक्षणिक दृष्टि से हम करते हैं, उसमें छात्र जो भी विचार या जो भी प्रकरण उनके सामने रखा जाता है उसे वह बहुत अच्छी तरह रोचक ढंग से सीख पाते हैं। और इसका प्रयोग और कहें जैसे वाचन शिक्षण में, भाषण शिक्षण में और सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में भी प्रयोग किया जा सकता है। और विद्यालय में बहुत सारे ऐसे कई छोटे और गहन विषय भी होते हैं जो कि कहानी विधि के माध्यम से सरल और रुचिपूर्ण और दक्षतापूर्ण उन्हें बनाया जा सकता है। फिर भी और जैसे और बात करें हम कि कहानी सुनाने के या कहानी सुनाने के पीछे विद्यार्थियों को और क्या क्या प्रयोजन हो सकते हैं, क्या उद्देश्य हो सकते हैं, हालांकि इसमें मैंने सभी बता दिया है कि किस प्रकार बालक रुचिपूर्ण ढंग से, मनोरंजक ढंग से, रुचिपूर्ण और मनोरंजक ढंग से जो भी टॉपिक या प्रकरण उन्हें पढ़ाया जाता है उसका अध्ययन कर लेते हैं और सरल तरीके से ही उन पर उसका असर जो होता है वह प्रभावी होता है। प्रभावी सफलता प्राप्ति के लिए हमें कहानी विधि का प्रयोग करना होता है। इसी दृष्टि से कुछ इसके हमने प्रयोजन भी जो निर्धारित किए हैं या कहें कि कुछ उद्देश्य हैं कहानी सुनाने के, तो इनको भी हम लिख लेते हैं। कहानी सुनाने का प्रयोजन। कहानी सुनाने का प्रयोजन या उद्देश्य। जैसे जो हमने अभी सारी बातें की हैं उन्हीं में से ये प्रयोजन और उद्देश्य भी हो जाएंगे। सबसे पहले हम लिख दें कि जैसे छात्रों को आनंद प्रदान करते हुए ही उनके शिक्षण कार्य के उनको उस तरह का शिक्षण कार्य करवाना या उनके प्रकरण का ज्ञान करवाया जाना, तो छात्र छात्राओं को आनंद प्रदान करना भी कहानी विधि का एक उद्देश्य होता है। छात्र छात्राओं को आनंद प्रदान करना इसी प्रकार से विद्यार्थी अपनी जो भी विषय वस्तु को सीख रहे हैं उसमें रुचिपूर्वक एक तरह से
प्रोत्साहित होकर उस प्रकरण को सीखने का कार्य भी करते हैं। तो हम ये लिख देंगे कि इस विधि के द्वारा बालकों में उस प्रकरण में या जो भी पढ़ाई गई विषय वस्तु है, पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है, उसमें रुचि उत्पन्न करना। बालकों की रुचि विषय वस्तु के प्रति जागृत करना, जो छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, तो उनकी मौखिक भाषा का भी एक तरह से और अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के प्रति उन्हें सक्षम बनाना। तो मौखिक भाषा को भी और अधिक मुखर करने के लिए भी कहानी विधि का प्रयोग किया जाता है। मौखिक भाषा के रूप को सशक्त करना। बालकों की जिज्ञासाओं की पूर्ति करना। पूर्ति करना, संतुष्टि करना। छात्रों को विभिन्न प्रकार के अनुभवों से परिचित करवाना भी कहानी विधि का उद्देश्य होता है। ऊपर लिख देते हैं। विद्यार्थियों को कहानी विधि के माध्यम से विद्यार्थियों को कहानी विधि के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अनुभवों से परिचित करवाना। कहानी विधि का इस तरह से विभिन्न प्रकार के जैसे बालक हैं तो उनके किस तरह से मौखिक रूप को भी और सशक्त किया जाए, वो अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त करने के प्रति और अभ्यस्त हो जाएं, सही स्पष्ट रूप से प्रभावशाली ढंग से अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखने में सक्षम हो सके। इस दृष्टि से कहानी विधि का यह एक तरह से मुख्य उद्देश्य होता है। और जो प्रारंभिक कक्षाएं होती हैं
उनमें भी यही मुख्य प्रयोजन होता है कि ऐसे जो छात्र खुलकर अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाते हैं या प्रकट करने में सक्षम नहीं होते हैं, उन्हें अपने भावों को प्रकट करने का पूर्ण अभ्यास करने का अवसर मिल सके। इसीलिए कहानी विधि का प्रयोग किया जाता है। और जो माध्यमिक कक्षाएं हैं तो उनमें भी छात्रों में भाषा और इतिहास के विषयों में पूर्ण निपुण होने के लिए, और एक तरह से जैसे हमने रुचि और आनंद की बात की है तो यहाँ हम ये भी बता सकते हैं छात्रों का मनोरंजन करने में भी कहानी विधि सहायक होती है। तो माध्यमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों का इसमें मनोरंजन भी हो जाता है, साथ के साथ वे अपनी भाषा के माध्यम से इतिहास जैसे अन्य विषयों को, जैसे सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों में भी अपने विचारों को स्पष्ट प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने में निपुण हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, और उनको भाषा का शुद्ध ज्ञान भी हो जाता है। इसी के साथ ही जैसे अब जो कहानी का सामाजिक महत्व है, छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, बालक हैं, सभी अनुभव के माध्यम से और कई तरह की कहानियों के संपर्क में आते हैं और उनसे किसी न किसी प्रकार की प्रेरणा या कोई संदेश ग्रहण करते हैं जो किसी न किसी प्रकार की उन्हें शिक्षा प्रदान करता है, और वही वह अपने उनके नैतिक चरित्र का विकास करने में भी सहायक होता है। अब और जो भी कहानियाँ हैं, जैसे कई तरह की कहानियाँ हो सकती हैं, तो कहानियों का वर्गीकरण भी हमें पढ़ लेना चाहिए। तो कई तरह की कहानियाँ हैं, इन्हें भी हम पढ़ लेते हैं कि किस किस प्रकार की कहानियों का अध्ययन बालकों को करवाया जाना चाहिए और बालक इनसे किस प्रकार शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। कहानियों का वर्गीकरण। कई तरह की कहानियाँ होती हैं, जैसे कि सूचनाप्रद कहानी होती है और मनोरंजक भी कहानियाँ होती हैं, और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो मनोरंजक और सूचनाप्रद दोनों ही प्रकार की प्रेरणा प्रदान करने वाली होती हैं। सबसे पहले वर्गीकरण में हम लिख देंगे सूचनाप्रद कहानियाँ। सूचनाप्रद कहानियाँ दूसरी है मनोरंजक कहानियाँ। और तीसरी हैं आंशिक रूप से सूचनाप्रद और मनोरंजक कहानियाँ, दोनों तरह की जिसमें सम्मिलित होती हैं। आंशिक रूप से मनोरंजक अथवा सूचनाप्रद कहानियाँ। अथवा सूचनाप्रद कहानियाँ। अब इसमें जो कुछ कहानियाँ सम्मिलित की गई हैं, जैसे व्यवसाय और उद्योगों से संबंधित कहानियाँ, विज्ञान की कथाएं, व्यवसाय व उद्योगों से संबंधित कहानियाँ, से संबंधित कहानियाँ
विज्ञान कथाएं, स्वास्थ्य से संबंधित कथाएं, फिर विदेशी कहानियाँ भी हो सकती हैं इसमें। विज्ञान कथाएं, स्वास्थ्य से संबंधित, संबंधित कहानियाँ हो सकती हैं और हो सकती हैं जैसे विदेशी कथाएं, विदेशी कथाएं भी इसके अंतर्गत सम्मिलित की जा सकती हैं। राष्ट्र संबंधी कथाएं, उद्योग, व्यवसाय, सभी से संबंधित कहानियाँ सूचना से संबंधित कहानियों में रखी जाती हैं। राष्ट्र संबंधी कहानियाँ। इसी तरह से मनोरंजक कहानियों में भी कुछ अलग प्रकरण रखे गए हैं, जैसे जो विद्यार्थियों के मनोरंजन में मदद करती हैं, सहायक होती हैं, जैसे कि पौराणिक कहानियाँ होती हैं, परियों की, अप्सराओं की कहानियाँ होती हैं और कई प्रतीकात्मक कहानियाँ होती हैं। पौराणिक कथाएं, परियों व अप्सराओं की कहानियाँ, प्रतीकात्मक कहानियाँ, बाल कथाएं, इसके अलावा बाल कथाएं भी होती हैं कई तरह की। अब कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो इन दोनों के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं, जैसे प्रकृति से संबंधित, यात्रा से संबंधित, भूगोल से संबंधित। भौगोलिक कहानियाँ, प्रकृति से संबंधित, जैसे इसकी कहानियाँ, ये तो सभी सूचनाप्रद हो गई, ये सभी मनोरंजक हो गई, और ये आंशिक रूप से मनोरंजक अथवा सूचनाप्रद कहानियाँ हो गई। प्रकृति से संबंधित, भौगोलिक, लिक कथाएं, प्रकृति से संबंधित, भौगोलिक कथाएं, यात्रा से संबंधित, और जीवनियाँ, आत्मकथाएं, खेल संबंधी कहानियाँ, ये सभी इसी के अंतर्गत आएंगी। जीवनियाँ, आत्मकथा, यात्रा संबंधी, कहानियाँ, ये इसी के अंतर्गत आती हैं। इस तरह से कहानियों के वर्गीकरण को हमने 3 भागों में बांटा है: सूचनाप्रद कहानियाँ और मनोरंजक कहानियाँ और आंशिक रूप से मनोरंजक अथवा सूचनाप्रद कहानियाँ।